हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको इस एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा और इस कॉन्फ्लिक्ट में शुरुआत कहां से हुई, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने के चांसेस हैं, जो कि प्रिडिक्शन एक बहुत अच्छा है कि आगे क्या हो सकता है और ये किस लेवल तक वॉर जाएगी, हम सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अभी जो है हमास को हम साइड करते हैं, अभी जो है हमास स्क्रीन के अंदर ही नहीं है। हमास को हम स्क्रीन के अंदर लाएंगे कुछ मिनट के बाद में। सबसे पहले क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले इज़राइल की जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जैसे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, तो वैसे इज़राइल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर था, ऑर्डर क्या था, काफ़ी टाइम से केस चल रहा था शेख ज़रा के ऊपर, इस पे भी हम आएंगे। तो हुआ क्या कि इज़राइल की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो है ऑर्डर किया कि शेख ज़रा के अंदर जो भी पैलेस्टीनियंस हैं उनको आप निकालिए और उनको निकालने के बाद वहाँ पे ज्यूज़, इज़राइल के जो लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं, उनको जो है आप वहाँ पे बसाइए। तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के इज़राइल का वर्डिक्ट क्यों आया, तो हम थोड़ा सा जो है पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी पीछे चलते हैं। शेख ज़रा जो है बेसिकली आपका ज्यूज़ लोगों ने अरब लोगों से पैसे दे के वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया था। शेख ज़रा जो है एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको कि पैसे दे के, मैंने बताया, ज्यूज़ लोगों ने ख़रीद लिया था अरब लोगों से 1876 वे बैक, बहुत पहले की बात है, 1876 में। तो उन्होंने ज़मीन वगैरह ख़रीद ली। उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉलोनी बन गया था आपका यूरोप का, ठीक है। पूरा विश्व लगभग काफ़ी देश गुलाम थे यूरोप के, हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो ब्रिटेन ने क्या करा, मिड 1930s में 36-35 के आसपास जो है यहूदियों को जो है वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहूदी और अरबिक लोगों में जो है आपका बेसिकली झगड़ा चलने लगा। ब्रिटेन ने 1936 के आसपास यहूदियों को दिया, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहूदी और आपका बेसिकली जो आपके ये हैं अरब लोग, इनमें जो है झगड़ा चलने लग गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास आपको पता है कि हॉलोकॉस्ट हुआ था। जर्मनी में जो हिटलर है उसने कई लाख यहूदियों को मारा था। तो यहूदी वहाँ से भाग रहे थे, अपने लिए जो है जगह देख रहे थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में दो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहूदी मिलेंगे, एक तो इज़राइल, दूसरा US, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे जब लड़ाई वगैरह बढ़ने लग गई तो आपका ब्रिटेन ने जो है एक इंक्वायरी टाइप की करी कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह क्यों बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे होते गई और 1948 के टाइम पे अरब इज़राइल वॉर हुआ था। 1948 में जब अरब इज़राइल वॉर हुआ था, बेसिकली अरब में जॉर्डन था, जॉर्डन और इज़राइल का वॉर हुआ था। तो जॉर्डन ने वो ज़मीन कब्जा ली थी। किससे कब्जा ली थी? इज़राइल से। कौन सी ज़मीन? शेख ज़रा की। और शेख ज़रा की ज़मीन कब्जा के वहाँ पे पैलेस्टीनियंस को जो है बसा दिया था। तो अब जो है हम ज़रा मैप में चलते हैं। तो ये आप मैप में देखिए 1948 में ये रहा जॉर्डन और ये रहा बगल में इज़राइल। तो इसकी शेख ज़रा की जो है ज़मीन कब्जा ली थी। तो ये बेसिकली जो आपका ये इलाका है, ये इलाका है आपका शेख ज़रा का, जिसको कि जॉर्डन ने कब्जा लिया था, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिकली क्या होता है, तो मैंने आपको जैसा मैप में जूम करके दिखाया था, शेख ज़रा का जो ज़मीन थी वो जॉर्डन ने कब्जा लिया था। तो जॉर्डन ने जब 1948 में वो ज़मीन कब्जाई, उसके बाद क्या हुआ, 1967 में एक दोबारा से वॉर हुई और उस वॉर को बोला जाता है 6 डे वॉर। उस वॉर में क्या हुआ था, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये आप देखिए जितने कंट्री हैं, ये रहा आपका लेबनान, ये रहा सीरिया, ये रहा जॉर्डन, ठीक है, ये रहा आपका ये बगल में इजिप्ट, ठीक है, और ये रहा बगल में इराक। इन सब ने मिलके
ये इज़राइल पे जो है बेसिकली हमला कर दिया था और 6 दिन के अंदर वो लड़ाई इज़राइल ने जीती और ज़बरदस्त तरीके से जीती। आप गूगल करके देखिए, इज़राइल के लगभग 700 से 900 लोग जो है उसमें मारे गए थे उस युद्ध में। और आप इजिप्ट का देखिए 10 से 15 हज़ार लोग, उसके बाद जॉर्डन के 700, सीरिया के 2500। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कैजुअल्टी हुई थी और शेख ज़रा की ज़मीन जो इज़राइल ने दोबारा कब्जा ली थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया 48 में जब जॉर्डन ने कब्जाई थी तो पैलेस्टीनियन को वहाँ बसा दिया था। तो जब इज़राइल ने कब्जाई तो पैलेस्टीनियन को वहाँ से हटाया नहीं, पैलेस्टीनियन को वहाँ से हटाया नहीं और इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ा लंबा केस चला जिसका वर्डिक्ट अब आया। तो वर्डिक्ट आने के बाद क्या होता है, भैया पैलेस्टीनियन लोग अपनी ज़मीन छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। तो अब उनको जब हटने की बारी आई तो इज़राइल की जो फोर्सेस हैं उस पर पैलेस्टीनियन के जो लोग थे उन्होंने पथराव वगैरह कर दिया। तो उसमें कुछ मिलिटेंट आउटफिट भी जो है वो आ गए और उन्होंने जो है उस पर जो है आपका बम वगैरह जो है हथगोले वगैरह छोटे मोटे बरसाना शुरू करें। और ये इलाका शेख ज़रा जो है ओल्ड जेरूसलम का है। उसके बाद बेसिकली आपका क्या होता है, जब वो पत्थर बरसाते हैं, जैसे हिंदुस्तान में नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, उसी तरह वहाँ पे जेरूसलम और ओल्ड जेरूसलम है। तो शेख ज़रा और अल अक्सा मॉस्क ये दोनों आते हैं आपका बेसिकली ओल्ड जेरूसलम में। तो शेख ज़रा के लोगों ने जब पत्थर बरसाया और वहाँ के बाद वो भाग के ये अल अक्सा मॉस्क जो आप देख रहे हैं, इस अल अक्सा मॉस्क में जो है आपका आके छिप गए। तो जब अल अक्सा मॉस्क में आके छिपे तो उनको लगा कि भाई इज़राइल फोर्सेस इसमें नहीं घुसेंगी। हुआ उसका उल्टा। रमज़ान का महीना था, ईद वगैरह जो है आपकी चल रही, उसमें नमाज़ पढ़ा जा रहा था। तो उसके बाद आके उसमें घुस गए। बहुत से लोग थे वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, फ़लस्तीन के लोग और भी अरब लोग थे, सॉरी इज़राइल के जो अरब लोग थे वो थे और वहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ रहे थे बेसिकली। तो जब ये लोग आके इसमें घुसे तो इज़राइल की फोर्सेस भी घुस गई, बहुत सारा ग्रेनेड और बम बरसाया गया। तो थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई। तो इसको देख के आप स्टार्टिंग में न्यूज़ देख रहे होंगे, बहुत सारे मुस्लिम नेशंस ने जो है कंडेम किया था। याद है आपको, अल अक्सा मॉस्क पे इज़राइल की रेड को कंडेम किया था। तो ये कहानी थी, वो दौड़ के इसमें आ गए थे तो इज़राइल ने जो है उनको निकाला। उसके बाद आपका बेसिकली क्या होता है कि एक जेरूसलम डे होता है, जो 6 डे वॉर मैंने आपको बताई 1967, इसकी याद में, इसकी विक्ट्री में, जैसे हम विजय दिवस मनाते हैं कारगिल की विक्ट्री पे, तो इसी तरह जो आपका जेरूसलम जो है आपका जेरूसलम डे मनाया जाता है 6 डे वॉर की विक्ट्री के तौर पे। तो उसको देख के जो है पैलेस्टीनियंस और जो आपका हमास वगैरह थे, इनका जो है माथा फिर गया कि एक तो हमारे मॉस्क में घुसे, उसके बाद जो है ये जेरूसलम डे मना रहे हैं। उस जेरूसलम डे पे फिर बवाल हुआ था और उस बवाल के बाद हमास एक रात में उसने 200 रॉकेट दाग दिए इज़राइल के ऊपर। तो जब 200 रॉकेट उसने दागे तो इज़राइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो लगभग 85 to 90% जो है आपका कैपेबल है। तो उसने काफ़ी रॉकेट रोके, लेकिन कुछ रॉकेट जो है अलग अलग शहरों पे, तेल अवीव पे, जेरूसलम पे, अलग अलग शहरों पे जो है आपका आके गिरना शुरू हुए। आप थोड़ा दूसरे मैप में चलते हैं, थोड़ा क्लियरिटी जो है आपको, प्लेसेस तो मैंने दिखा दिया, अब चीज़ें क्लियर करते हैं। गाजा से लेके गाजा स्ट्रिप पे चले गए हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जेरूसलम डे मनाते हुए फिर से दंगे हुए थे वहाँ पे। और उसके बाद आप ये देखिए, ये छोटा सा इलाका ऊपर दिख रहा है आपको, ये गाजा स्ट्रिप। ठीक है, इस गाजा स्ट्रिप में रहता है हमास, एक मिलिटेंट आउटफिट। अकॉर्डिंग टू इज़राइल, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के हिसाब से वो एक मिलिटेंट आउटफिट है हमास, जो कि गाजा स्ट्रिप पे रहता है। और उसने एक ही रात में 5-6 दिन पहले स्टार्टिंग हुई थी, 200 रॉकेट दाग दी इज़राइल के ऊपर। तो आप ये देखिए, तेल अवीव, जेरूसलम, बेरा सेवा, यहाँ पे बहुत सारे आके जो है गिरे। ठीक है, कुछ जो 85 to 90% तो आयरन डोम की कैपेसिटी उसने रोक ली, लेकिन काफ़ी रॉकेट जो है नीचे आके गिरे तो नुकसान हुआ। ठीक है, 8 से 10 लोग इज़राइल के मारे जा चुके हैं और अब तक मेरे ख्याल से 130-135 से ऊपर जो है आपका गाजा पट्टी में जो है पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर इज़राइल जो है काउंटर स्ट्राइक करता है, दबा के फिर बम फेंकता है।
ठीक है। और ये चीज़ अभी चली रही थी, अब तक गाजा से लगभग 1800 रॉकेट इजराइल के ऊपर आ चुके हैं। आयरन डोम ने जो उनको डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन कुछ फिर भी आके गिरे हैं। उसके बाद इजराइल का जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था वो जो है आपका निकल के बाहर आया। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के आसपास एक जगह है लॉर्ड, LOD लॉर्ड। यहाँ पे अरब इजरायली रहते हैं, अरब मतलब मुस्लिम इजरायली लोग रहते हैं। 1/3 आबादी जो है ऑलमोस्ट पूरे इजराइल में 18 से 19% लोग जो हैं अरब हैं, मुस्लिम हैं। और जो ये लॉर्ड्स का इलाका है यहाँ के आसपास, उसमें जो है आपका बेसिकली 1/3 मुस्लिम लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक 33 साल का जो बंदा था उसकी मौत हो गई, और वो कहते हैं कि इजराइल की फोर्सेस ने मारा, ठीक है। और इजराइल की फोर्सेस कहती हैं कि जो मिलिटेंट आउटफिट थे, जो दंगई थे, उन्होंने जो है मारा है। उसके बाद जो है भाई लॉर्ड्स में दंगे शुरू हो गए। बहुत सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में था, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग ने मिलके एक ज्यूज़ को जो है मॉब लिंच कर दिया। और उसके बाद अलग इलाके में बहुत सारे ज्यूज़ ने मिलके कैब से निकाल के एक मुस्लिम ड्राइवर को मॉब लिंच कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे के पूरे इजराइल में जो है आपका क्या हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट शुरू हो गए। मतलब अभी गाजा पट्टी से तो निपट ही रहे थे, उसके बाद अंदर जो है इंटरनल जो है आपका राइट शुरू हो गए। जब ये राइट शुरू हुए उसके बाद इजराइल ने फिर से जो है आपका जो गाजा पट्टी में बॉम्ब गिराना शुरू करा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबको लग रहा था कि अमेरिका जो है आपका फेवर में नहीं आएगा, किसके, इजराइल के। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को क्रिटिसाइज कर दिया, और जो बाइडन जो है तुरंत के तुरंत फेवर में आ गए, किसके, इजराइल के। उन्होंने वायलेंस वगैरह कम करने की बातें तो कही, लेकिन एक वर्ड उसमें जोड़ दिया। क्या जोड़ा, इजराइल हैज़ राइट टू डिफेंड। राइट टू डिफेंड जब जोड़ दिया तो कुल मिला के सीधा मतलब यह है, आप जो है बेसिकली गाजा में दबा के रॉकेट डालो, हम आपके साथ हैं। राइट टू, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डायरेक्ट नहीं बोला जाता, चीज़ें कवर करके बोली जाती हैं। तो राइट टू डिफेंड का मतलब सीधा यही है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल जो कर रहा है हम उसके साथ हैं। उसका सबूत मिला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना ने कई बार इस पर ओपन मीटिंग बुलाई, लेकिन अमेरिका ने इसको मना कर दिया। क्लोज डोर में मीटिंग भले हुई हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। 3 से 4 बार अमेरिका ने इसकी मीटिंग को जो है पोस्टपोन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, आप ये देखिए, ये रहा लेबनान, ठीक है। और लेबनान का ये जो इलाका है, सदर्न इलाका, यहाँ पे एक मिलिटेंट आउटफिट है जिसका नाम है हिजबुल्ला। और इस हिजबुल्ला को कौन सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है बेसिकली आपका ईरान। ईरान आपका कहाँ है, ईरान बेसिकली आपका ये रहा आपका ईरान। ईरान जो है हौथी रेबल्स, ईरान बेसिकली एक शिया कंट्री है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये रहा आपका यमन। यमन के अंदर हौथी रिबल्स हैं, ये अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया सुन्नी बहुल देश है। सऊदी अरेबिया और ईरान का जो है 36 का आंकड़ा है। तो ईरान जो है यमन के अंदर जो हौथी रिबल्स हैं उनको सपोर्ट करता है कि वो सऊदी के ऊपर जो है अटैक करें, क्योंकि दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा है। उसके बाद यही ईरान गाजा पट्टी के अंदर जो हमास है उसको भी सपोर्ट करता है कि वो इजराइल पर अटैक करें, क्योंकि इजराइल और हमास का भी 36 का आंकड़ा है। और उसी हमास का जो है इनके साथ लिंक है, हिजबुल्ला के साथ। और हिजबुल्ला का लिंक है ईरान के साथ, यानी कि ईरान का हिजबुल्ला के साथ भी लिंक है, मिलिटेंट आउटफिट, हमास के साथ भी लिंक है। और हौथी रिबल्स चलिए वो तो अलग है। और जो ये आपका हिजबुल्ला है और हमास है और एक छोटा सा जो है मिलिटेंट आउटफिट जो है सीरिया के अंदर भी है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। और इनकी नज़र में इजराइल का कोई एग्जिस्टेंट नहीं, और इजराइल नाम का कोई देश रहना भी नहीं चाहिए। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ गेम में आ गया ईरान। अब ईरान की कहानी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो जो आपका ये हिजबुल्ला है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इन्होंने जो आपका ये हाइफा दिख रहा है, हाइफा, यहाँ पे अटैक करा था 3 रॉकेट से, पर वो गलती से हाइफा पे ना जाके, उनके हिसाब से गलती हो गई और वो हाइफा पे ना जाके मेडिटेरियन सी में चला गया। उसके बाद बेसिकली आपका सीरिया के यहाँ के आसपास इधर एक रेडिकल ग्रुप है, उसने भी रॉकेट दाग दिए किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर।
तो आप मान के चलिए कि जो सीरिया के अंदर या यहाँ पे जो मिलिटेंट आउटफिट हैं, इन्होंने जो रॉकेट दागे हैं, क्या इनको अपने गवर्नमेंट की सपोर्ट है? जैसे लेबनान में दागा है तो क्या लेबनान की गवर्नमेंट का सपोर्ट है? सीरिया के अंदर जो दागा है आपका रॉकेट, क्या सीरियन गवर्नमेंट जो अल असद की गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट है? हम नकार नहीं सकते कि सपोर्ट नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर अभी 1-2 दिन पहले ये बोला है कि हम इजराइल को इसके लिए सबक सिखाएंगे, और क्या सबक सिखाएंगे वो तो भगवान जाने। उसके बाद तुर्की ने जो है आपका बेसिकली व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की है और प्रॉपर ये बोला है कि हमको इजराइल को एक सबक सिखाना है। उसके बाद रशिया का जो है बयान आया कि ये वायलेंस वगैरह कम होना चाहिए इस तरह से। और रशिया सपोर्ट करता है अल बसर गवर्नमेंट को, जो कि यहाँ की सीरिया में है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है। ISI की जो लड़ाई चल रही थी जिसमें अमेरिका ने जो है आपका विद्रोहियों को सपोर्ट करा था, और रशिया ने जो यहाँ पे अल असद की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करा था, और अभी भी करता है। तो क्या ये लिंक बन रहा है कि तुर्की ने रशिया से बात करी और रशिया ने जो है क्या पता इंटरनल तौर पे सीरिया के अल असद से बात की हो कि आप इनको फ्री हैंड दीजिए? हो सकता है, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं है कि है या नहीं है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है। तो TS तिरुमूर्ति जो UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें बेसिकली 4 स्टेटमेंट आई है। तो मैं 2 स्टेटमेंट की जो है बात करता हूँ, जो कि उसमें थोड़ा सा बात करने लायक है। बाकी भी है स्टेटमेंट, लेकिन 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे। वायलेंस को कंडेम्ड किया है, ठीक है, कंडेम वायलेंस, ठीक है। उसके बाद स्पेशली रॉकेट अटैक बाय गाज़ा, ये प्रॉपर लाइन मेंशन है, स्पेशली रॉकेट अटैक बाय गाज़ा, यानी गाज़ा के द्वारा इजराइल के ऊपर जो रॉकेट अटैक हुआ है उसको कंडेम करता है इंडिया, और करना बनता भी है। केरला के अंदर सौम्या संतोषन जो एक केयर टेकर थी इजराइल के अंदर, उनकी मृत्यु हुई है इस रॉकेट अटैक में, तो इंडिया का कंडेम करना बनता है। उसके बाद एक लाइन पैलेस्तीन के फेवर में जोड़ी है कि रीस्ट्रेन स्टेटस क्वांटे, यानी कि जब इजराइल ने ये बोला कि हमने जो है ग्राउंड फोर्सेस तैनात कर दी हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर इंडिया ने ये बोला कि जो स्टेटस क्वांटे है, जो गाज़ा की जो ज़मीन है वो इजराइल ना छीने, मतलब स्टेटस क्वांटे मेंटेन रहे। तो ये एक बैलेंस जो है इक्वेशन है, और हम इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और धीरे धीरे टाइम में हम इजराइल प्रो बनेंगे। और इजराइल के अगेंस्ट में हम अभी भी नहीं जा सकते एट द मोमेंट। उसका रीज़न ये है कि इजराइल के मेडिकल एक्सपर्ट की काफ़ी बड़ी टीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट कर रही है इंडिया के अंदर इस वक्त, कि हम इंडिया में कोविड वायरस को कैसे कंटेन करें। तो एक कंट्री की टीम हमारे देश में, हमारे अंदर जो महामारी, हम जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें हेल्प कर रही है, तो वो कंट्री किसी के साथ क्या करता है हमें उससे मतलब नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, परमानेंट इंटरेस्ट। आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप उसके साथ हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका ना दुश्मन है। कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता, इंटरेस्ट मैटर करता है। आप हिपोक्रेसी देखिए, तुर्की और जितने भी ये मुस्लिम नेशन है, 56 देश हैं, इजराइल को या इंडिया में कुछ हो जाए या कहीं भी कुछ हो जाए तो एकदम मुंह खोल के बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ तो बल्कि मिलिटेंट आउटफिट है तो इतना बोल रहे हैं। पर अगर आप चाइना के अंदर देखिए, जिनजियांग में उइगर मुस्लिम, बेसिकली वो टर्की एथनिक्स के हैं, उनके ऊपर चाइना एज ए स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके ऊपर सब पास कर रही है, उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन कर रही है, उनको मार रही है। 10 लाख लोगों को जो है वहाँ पे कैंप में रखा गया, एजुकेशन के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। उनके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, जेनाइटल्स हैं, वहाँ पे जो है गलत हरकतें होती हैं। उनको एक मुस्लिम कंट्री कंडेम करने की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो चाइना है, आपकी बैंड बजा देगा। तो ये हिपोक्रेसी है अर्दोगान की और मुस्लिम नेशन की, कि उनके पास हिम्मत नहीं है। जहाँ प्रॉपर स्टेट इंटरवेंशन है उइगर मुस्लिम के केस में, यहाँ तो मिलिटेंट ग्रुप है तो वो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, पर यहाँ कर रहे हैं। तो प्रॉपरली सारा गेम जो है बेसिकली किसका है? सारा गेम है आपका पावर का। अर्दोगान को बनना है खलीफा। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये आप सारा खेल समझ गए। तो इजराइल जो है इस समय 4 फ्रंट पर लड़ रहा है। पहला तो ये गाज़ा पट्टी, दूसरा
लेबनान से लड़ नहीं रहा, लेकिन ऑलमोस्ट वो तैयार है क्योंकि लेबनान से भी हो सकता है, मिलिटेंट आउटफिट है। उसके बाद आपका सीरिया, जॉर्डन अटैक करेगा, चांसेस आर वेरी लेस। इजिप्ट अटैक करेगा, बहुत कम चांसेस है। 1979 के बाद इजिप्ट के डिप्लोमेटिक टाई बन चुके हैं किसके साथ? इजराइल के साथ, और वो कोई अटैक नहीं करने वाला है इजराइल के ऊपर, ये बात पक्की है। क्योंकि वो ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं 1967 सिक्स डे वॉर में ये पूरा इलाका जो है इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। 1982 में ये इलाका जो है इजराइल ने वापस किया किसको? इजिप्ट को। तो इजिप्ट को पता है कि वो नहीं टक्कर ले सकता है। हाँ, इजिप्ट में एक काम अच्छा किया है कि जो पैलेस्टीनियंस ये जो भाग के आ रहे हैं, कहाँ पे भाग के आ रहे हैं? ये भाग के आ रहे हैं जो आपका इजिप्ट में, उनको जो है मेडिकल सप्लाई और उनको वुंड्स जो भी चोट वोट लगी है, जो भी मेडिकल जो है उनको ट्रीट कर रहा है। ये काम जो है इजिप्ट सही कर रहा है। तो अब जो है कुल मिल के आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई ये लड़ाई रुकेगी? चांसेस बहुत कम है। लड़ाई कब रुकती है? लड़ाई तभी रुकती है जब दोनों में से दोनों साइड को लगे कि अब हमारा नुकसान है, दोनों साइड डाउन हो जाए, तो बहुत जल्दी लड़ाई रुकती है। दूसरा, लड़ाई कब रुकती है? एक साइड डाउन पे हो और दोनों में से कोई साइड डाउन पे नहीं है। अभी आज और कल में जो है आपका बेसिकली नेतन्याहू, उन्होंने बयान दिया है इट्स नॉट ओवर येट, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ज़रूरत रहेगी। तो ये लड़ाई बहुत जल्दी नहीं जाने वाली है। और ये लड़ाई हमास ने जो है शुरू करी। बेसिकली अल अक्सा मॉस्क जो था उसको आप और तरीके से भी डील कर सकते थे। तो हमास किस लिए इसने लड़ाई शुरू करी? बेसिकली हमास ये चाहता है, पैलेस्तीन के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, अभी कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन्ड है, 2021 के लास्ट या 22 में होंगे। तो पहला इलेक्शन 96 में हुआ था पैलेस्तीन के अंदर, दूसरा 2004-05 के आसपास हुआ था, तीसरा अब होने वाला है। तो ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ तो हमास का अच्छा खासा बोलबाला है, यहाँ मेजॉरिटी हमास की है। पर ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, ये जो जॉर्डन नदी है इसके वेस्ट में इलाका, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं और इजराइल के कब्ज़े में है। तो जो ये वेस्ट बैंक का इलाका है, ठीक है, यहाँ पे हमास का उतना वो जो है वर्चस्व नहीं है। तो 2022 के और 21 के लास्ट में जब भी इलेक्शन होगा, तो उस इलेक्शन को टारगेट करने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसने इजराइल के ऊपर अटैक करा, ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है वैसी नापसंद है। और ये जेरूसलम को टारगेट बना के, ठीक है, जेरूसलम देखिए तो आप इजरायली क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों के लिए बहुत पाक जगह है। और अल अक्सा मॉस्क की अहमियत यह है कि दुनिया का मुस्लिम की कम्युनिटी में दुनिया का सबसे तीसरा पाक जगह है। पहले दो मक्का मदीना इजिप्ट सऊदी में है, दूसरा आपका कहाँ पे है? दूसरा आपका यहाँ पे है, अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम के अंदर। तो आपका बेसिकली आपका हमास को इलेक्शन जो है लड़ना है, मिलिटेंट ग्रुप है लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ता है। और यहाँ पे इस पैलेस्तीन में अभी जो सरकार है, मोहम्मद अब्बास की सरकार है, उसको वो चैलेंज करना चाहता है। दूसरा, इज़राइल क्यों ये लड़ाई लड़ना चाहता है? पहला तो ज़मीन चाहिए। दूसरा, नेतन्याहू के ऊपर जो है वो थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, और वो अपना वर्चस्व दोबारा बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। अगर वो हार गए तो उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म, वो जेल चले जाएंगे। तो उनको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए ये लड़ाई एक मौका दिख रही है। तीसरा सबसे मेन जो रीज़न है वो है ईरान के साथ आपका बराक ओबामा ने जो है न्यूक्लियर डील करी थी जैकोपा के नाम से, जॉइंट कॉपरेशन ऑफ समथिंग करके है, JCPOA, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया प्लस P5 प्लस 6th कंट्री जर्मनी और ईरान, इन्होंने मिलकर न्यूक्लियर डील करी थी, ठीक है। उस न्यूक्लियर डील को आके जो है ट्रंप ने ख़त्म कर दिया, और ट्रंप जो है उस डील को पूरी तरह से निरस्त करके सैंक्शन वगैरह लगा दिए। तो जो बाइडन अब उस डील को जो है फिर से जो है करवाना चाहते हैं, पर इजराइल नहीं चाहता कि वो डील हो। अगर वो डील हो गई तो स्लोली बट आगे चल के ईरान जो है एक न्यूक्लियर बम बना लेगा, और न्यूक्लियर बम बना लेगा तो इजराइल के अस्तित्व पे ही खतरा है। अस्तित्व पे खतरा इसलिए, एक तो देश छोटा, 91 लाख की आबादी, अगर मान लो ईरान परमाणु बम कई सारे एक साथ फेंकता है, मैक्सिमम अगर रुक भी गए और 1-2 भी गिर गया तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। तो कुल मिला के इजराइल ये चाहता है कि जो हमास है इसको सपोर्ट करता है ईरान, ठीक,
ईरान सपोर्ट करता है। इस तरीके से जो है हमास के ऊपर जब जो है आपका बम्बार्डमेंट करेंगे गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, तो ईरान खुल के सामने आएगा, और जब ईरान खुल के सामने आएगा तो इज़राइल को मौका मिलेगा ईरान के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने का। और इज़राइल ने अगर ईरान के ऊपर डायरेक्टली अटैक करा तो उनका जितना भी न्यूक्लियर साइट वाइट है सब बर्बाद कर देंगे, उसका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये है पूरा बेसिक तरीका, ये है बेसिक फंडा, क्योंकि ये लड़ाई चल रही है और आगे क्या हो सकता है, और ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। यूएन के जो आपका जो सेक्रेटरी जनरल ने जो है जनरल सेक्रेटरी ने बोल दिया है, एंटोनियो गुतेरेस ने, कि ये फुल स्केल वॉर हो सकती है, और नितिन याहू ने भी बोल दिया इट्स नॉट ओवर येट। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी, मैं ये तो नहीं कहूँगा काफ़ी दिन तक चलेगी, लेकिन इंटेंस होगी और इसके चांसेस पूरे हैं। और 4 फ्रंट हैं इज़राइल के पास। पहला फ्रंट तो आपका बेसिकली जो है इंटरनल, दूसरा हमास, तीसरा लेबनान, तीसरा चौथा सीरिया। तो आगे ये लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी वो तो देखने वाली बात है आगे। लेकिन जो मासूम लोग इसमें मर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, चाहे वो पैलेस्तीन के अंदर हो, चाहे वो आपका बेसिकली इज़राइल के अंदर हो। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, और ये लड़ाई रुकने वाली है, इसके चांसेस कम हैं। इज़राइल जब तक अपना गेन नहीं कर लेगा वो नहीं रुकने वाला है, ये बात तो पक्की है। अब आगे इस पे देखते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी फिर हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।